सामान्य अध्ययन की इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विशेष श्रृंखला में हम लोग जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के और अनुच्छेद 32 तक जो हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। 6 प्रकार के अधिकारों का पहले श्रेणी का अधिकार है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। तो इसमें 5 अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। और अनुच्छेद 15 है धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 15 है लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध करना। और अनुच्छेद 18 है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, यानी सेना और विद्या संबंधी जो सम्मान दिए जाते हैं इसके अलावा सभी प्रकार की उपाधियों पर रोक, अनुच्छेद 18 है। दूसरे प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ये भी 5 अधिकार हैं, जिसमें अनुच्छेद 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सम्मेलन है, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति, ये अनुच्छेद 19 में है। और अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। ठीक है। अगले अधिकार की बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 23 और 24। बलात् श्रम का प्रतिषेध जो कि अनुच्छेद 23 में है, यानी बेगारी। और कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है। ठीक, बच्चों का जो है कारखानों में नियोजन, इसका प्रतिषेध किसमें है? 24 में। पहले जो है बलाश्रम होगा 23 में और दूसरे में 24 में क्या होगा? बच्चों से संबंधित। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक, यानी 4 अनुच्छेदों में निहित किया गया है। अनुच्छेद 25 बात करता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 27 है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी जो धार्मिक कर लगाए जाते हैं उससे संबंधित। और अनुच्छेद 28 है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। 5वां है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 2 अनुच्छेदों में दिया गया है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी। तो ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अगर प्रश्न आता है अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात कहाँ की गई है, तो अनुच्छेद 30 और 29 में की गई है। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृत की सुरक्षा, यानी उनकी भाषा, लिपि और उनकी संस्कृत को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, अनुच्छेद 29। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार इसमें शामिल किया गया है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा, ये अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के माध्यम से आप जो है यही सारे 5 जो है रिट दायर करके अपने अधिकारों की संरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे कुछ जो मूल अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और इसके अलावा सभी जो अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों और विदेशियों को भी प्राप्त हैं, केवल शत्रु देश के लोगों को छोड़ करके। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो इसमें देखिए आप 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, ये अल्पसंख्यक वाला दोनों, और बाकी 15, 16 और 19 याद रखना। तो 5 ऐसे अनुच्छेद हैं। इसमें देखिए 15 में क्या है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या जो है इसके आधार पर विभेद करना प्रतिषेध है।
और 16वां लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो विदेशियों को कैसे मिल जाएगा भाई? अगर उनको मिलने लगेगा तो वो भी नौकरी के लिए यहाँ आकर के जो है आरक्षण की मांग करने लगेंगे। और अनुच्छेद 19 में विचार, अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण और निवास या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो है। और अनुच्छेद 30 जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, अल्पसंख्यक को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। तो ये सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सभी अनुच्छेद जो है वो व्यक्तियों को प्राप्त है। व्यक्ति मतलब भारतीय नागरिक और विदेशी व्यक्तियों को। तो 14 है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण सबको प्राप्त है। और 20वां है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, ये भी 21 नंबर। और 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये भी जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त है। कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी, अनुच्छेद 22, ये भी सबको प्राप्त है। बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार का परिच्छेद, अनुच्छेद 23। कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन, अनुच्छेद 24, ये भी प्राप्त है भारतीय सहित विदेशियों को। और अनुच्छेद 25 जो कि धर्म में की अभिवृद्धि के प्रयास की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता 26 है। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, अनुच्छेद 27, ये भी जो है सभी को प्राप्त है। और अनुच्छेद 28 जो कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, ये सब भारत सहित विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इस तरीके से जो है ये जो अनुच्छेदों के बारे में था, जो मौलिक अधिकार थे हमारे। अब यहाँ पर हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है, इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है इसका उल्लेख, और इसका उल्लेख भाग 4 में है डीपीएसपी का। यहाँ हम डीपीएसपी शब्द का प्रयोग करेंगे नीति निर्देशक तत्व के जगह। और ये मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है और ये आयरलैंड के संविधान से। और मौलिक अधिकार नकारात्मक है और डीपीएसपी सकारात्मक है। और ये न्यायोचित है, यानी इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है। और ये गैर न्यायोचित है नीति निर्देशक तत्व, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इसे ये कानूनी रूप से मान्य है और ये नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है डीपीएसपी। और मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। और डीपीएसपी का उद्देश्य है देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डीपीएसपी को लागू कराने के लिए विधि बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है। और मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है, इसको प्रोत्साहन देता है व्यक्तिगत कल्याण को। और डीपीएसपी सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त है और डीपीएसपी सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ डिफरेंस भी देख लिया। तो चलिए कल फिर मिलेंगे किसी विशेष श्रृंखला के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।